Surah mere menje pemad Thana bermeni sikha padang smadhyami Buddham saranam gacchami। आज हमारी जो चर्चा चल रही है वो संविधान के बारे में चल रही है। तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि संविधान है क्या, जिसकी हम चर्चा करें और उसके बारे में हमको पता ना हो तो चर्चा में मज़ा नहीं आता। संविधान किसी ने बोला, किसी ने किताब में लिखा, कोई शब्द संविधान आया, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने लिखा, हमारे किसी महापुरुष ने लिखा और हमने संविधान का लाभ लिया। संविधान का लाभ जब जाने लगा, संविधान का नुकसान होने लगा, तो हमें संविधान को बचाने का, या बहुत सारे लोगों ने संविधान के बचाने की बहुत सारी संस्थाएं खोल ली या वो इस काम में लग गए। पर संविधान है क्या बेसिकली? क्योंकि जब तक ये बात क्लियर ना हो कि संविधान क्या है, संविधान कैसे काम करता है, कैसे बनता है, तो ये बात भी समझ में नहीं आ सकती कि संविधान खतरे में है या नहीं है। संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संविधा, और वी का मतलब होता है विशेष, धा का मतलब होता है धारण। प्राकृतिक रूप से हर वस्तु, हर पदार्थ, एक एक कण कुछ ना कुछ गुण धारण करता है प्राकृतिक रूप से, पर विशेष रूप से अगर धारण करे तो फिर उसको बोलते हैं विधा, यानी विशेष रूप से धारण। और अगर वो समानता के आधार पर धारण करे, यानी कि सारी प्राकृतिक चीज़ों को एक साथ देखे, ना किसी को छोटा ना बड़ा, तो हम उसको बोलते हैं समविधा, यानी विशेष रूप से धारण करता है समानता के साथ। और अगर बाद में ण लगा दें या न लगा दें तो नाउन बन जाता है, तो हो जाता है संविधान या संविधान। ये शाब्दिक अर्थ है। इसका जो उल्टा होता है वो होता है विसंविधान, यानी सम ना हो के वो विषम होगा, ऊंच नीच पे आधारित होगा। पर भारत में कोई विषम संविधान नहीं बोलता अपने किसी खराब संविधान को या विषम संविधान को, पकड़ा जाएगा। तो संविधान बेसिकली बनता कैसे है? क्योंकि 4200 के करीब मतांतर, ग्रुप, उनके चलने के तरीके, उनकी पद्धति पूरे दुनिया के अंदर है। वो नियमावली उनकी चलती रहती है, नियम के आधार पे कुछ लिखित है, कुछ लिखित नहीं है, कुछ मौखिक है, कुछ मौखिक भी नहीं है, कुछ नेचुरल है, वो चलते रहते हैं। उसमें कुछ संविधान है, कुछ उसमें विषम विधान है, पर धारण होता है। तो यहाँ जो भारत के अंदर है, संविधान कोई पहला संविधान है नहीं जो लिखित में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इसको बहुत मेहनत करके लोगों से बनाया, तो क्या किया बेसिकली? बाबा साहब अम्बेडकर पुरानी सारी जानकारी लेने के बाद में ये जान गए कि हमको समानता चाहिए, हमको अधिकार चाहिए जो समानता से मिलते हैं। तो बहस जब होती थी तो बहस होती थी कि एक समानता वाली बात को सब लोगों से मान्य करवाएं। वहाँ जितने भी लोग थे, जो सभा में थे, 3 साल तक जो लोग बैठते थे, तो वो कोई बात रखी जाती थी, कोई प्रस्ताव आता था, उस प्रस्ताव में लोगों की मान्यता चाहिए, यानी वो लोग उस बात को माने जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बहस करें, उसमें जो अच्छा निकले, जो सबकी सहमति से निकले, वो बात उसमें आए। तो इसका मतलब बात रखने के लिए मान्यता चाहिए। यानी संविधान जो आज हमारे पास है भारत के अंदर, उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें पहले प्रस्ताव के रूप में आई हैं, फिर उस पर पूरे देश के जो प्रतिनिधि आए हैं उनकी मान्यता की मोहर लगी है। वो बहुमत से लगी है। बहुत से लोग हो सकता है कि उस मान्यता को ना मानते हो सकता है उस समय 49% लोग ना मानते हो, पर 51% लोगों ने उस मान्यता को माना और अपना सिग्नेचर किया कि हम इस मान्यता को मानते हैं। यानी कि जो बात उसमें लिखी गई है वो उस सभा द्वारा मान्य थी।
और वो सभा सुप्रीम सभा थी, जो संवैधानिक सभा थी, जो बना रही थी उसको, तो पूरे देश के प्रतिनिधियों ने उस बात को माना। तो मान के मौखिक भी हो सकती थी, पर मौखिक के ज़माने चले गए, इसलिए उसको कहा कि लिखित में इसको लिख दो कि ये बात इतने सारे लोगों ने मानी, इसके ऊपर सहमति है, उसको बोला गया संविधान। तो दुनिया में ऐसे देश भी हैं आजकल जहां लिखित में नहीं होता, यानी संविधान तो है उनका, पर उनका रूल्स के ऑर्डर ही चलते रहते हैं, कोई लिखित में किताब नहीं है। बहुत सारे देश हैं ऐसे, और बड़े बड़े देश हैं और बड़े पावरफुल देश हैं जहां लिखित में कोई संविधान है ही नहीं, वहां ऐसे ही चलता है, क्योंकि मान्यता के ऊपर बात है। लिखित है या मौखिक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो बात एक रखी गई है, उस बात को उस देश के लोग, सारे लोग मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं। यानी संविधान जो है वो मान्यताओं का दस्तावेज है, चाहे वो मौखिक है चाहे वो लिखित है। अगर आपने वो माना है तो संविधान है, और अगर आपने विसंविधान भी मान लिया है तो विसंविधान भी है। तो संविधान जब बनने की प्रक्रिया थी तो अंग्रेज यहां से जाने वाले थे, और अंग्रेज कोई खुशी से जाने वाले नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गए, उनके घुटने टूट गए। पूरी दुनिया में जो उनकी कॉलोनीज थी, जहां जहां वो राज करते थे, वहां सब जगह उनको घाटे उठाने पड़े। सारा पैसा उनका युद्ध में चला गया, लोग उनके मारे गए। और इधर उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके तहत में पूरी दुनिया में राज किया, यहां भी किया। तो वो आए थे किनके सहारे? जो लोग राज करते थे उनके सहारे वो आए। और जो लोग राज करते थे उन लोगों ने कभी हमारे लिए समानता की बात नहीं की। वो लोग जो पावरफुल लोग थे उनको दरबार में हाजिर करते थे, दरबार में वो साझेदार रहते थे। सरकारों में, चाहे वो मुगलिया सल्तनत हो या कोई भी सल्तनत हो, वहाँ वो बाकायदा हिस्सेदार रहते थे। पर हम हिस्सेदार नहीं थे। हम हिस्सेदार होते तो झगड़ा तभी हो जाता मुगलों के समय, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको सत्ता चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको संसाधन चाहिए देश के। इसलिए वो पावरफुल लोगों से हाथ मिला लेते हैं, कहते तुम भी खाओ और हम भी खाएं। और खाएंगे किसका? जो शोषित होगा, जो गरीब होगा, जो कमज़ोर होगा, जो अनपढ़ होगा, जो बिखरा हुआ होगा, वो मेहनत करेगा, वो खिलाएगा, बाकी लोग खाएंगे। तो मुगलों के समय तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब इंग्लिश लोग आ गए यहाँ पर, पोर्चुगीज लोग आ गए यहाँ पर, कुछ फ्रांसीसियों ने कॉलोनी बनानी शुरू की, तो मुगलिया सल्तनत जाने लगी। तो जाने लगी तो उन्होंने जो उनके पार्टनर थे उनको भड़का दिया कि आप इन अंग्रेज़ों का, इन जो ये यूरोपियन लोग हैं, इनका सहायता ना करो। तो उनको काम चलाना था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म करके और हमारी तरफ जो लोग दबे कुचले और बेसहारा और जो बिखरे हुए लोग थे और जो अनपढ़ हो चुके थे उस समय तक, उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ राइट्स देने शुरू किए। पर वो खुशी से नहीं दिए। अगर वो खुशी से देते तो पहले दिन दे देते, खुशी से कोई नहीं देता। उन्होंने अपना काम निकालने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए, जो लोग उनको परेशान करते थे या जो ज़्यादा हिस्सा मांगते थे, खासतौर से वमन, उनके अगेंस्ट में हमको तैयार किया। और हमारे लिए ये बड़ा अच्छा सुनहरा मौका था कि हमें कुछ मिल रहा है, कुछ एजुकेशन मिल रही है, कुछ काम मिल रहा है, हथियार भी उठाने के लिए मिल रहे हैं और हमारी जानकारी बढ़ रही है। ये फ़ायदा हुआ। और अंग्रेज चले गए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो हार गए और देश की हालत ख़राब हो गई। इधर चूँकि हमको अधिकार मिलने लगे, इसलिए वमन को परेशानी होने लगी, वो विद्रोह में आने लगी, और विद्रोह भी हमसे ही करवाया। तो जाते जाते सारी दुनिया में जब कोई शासक को, किसी देश को, किसी राज्य को, किसी कंट्री को, किसी ऑफिस को, किसी बिजनेस को, किसी ऐसी चीज़ को जो उसकी होती है उसको छोड़ना पड़ता है, तो रायता बिखेर देता है। कह रहा हम तो जा रहे हैं, पर इनके लिए झगड़ा पैदा कर दो, क्योंकि हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है, हमारी यहाँ इंसल्ट हो रही है, हमारा यहाँ से अधिकार जा रहा है। तो सारी दुनिया में नियम चलता है। तो यहाँ जो इंग्लिश लोग गए, उन्होंने भी जाते जाते भारत के 2 टुकड़े करा दिए, और भारत में उन्होंने संविधान को बनाने की, एक लागू करने की एक कंडीशन डाल दी। और उसमें उन्होंने वहाँ जो अधिकार हमें मिले थे, बाबा साहब जिनके लिए लड़े, वो उन्होंने दे दिए, क्योंकि वो तो जा रहे हैं तो उनको दे दो। और बाद में वो गांधी ने नहीं माने, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं। चाहते तो वो कह सकते थे, पर उन्हें कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं।
क्योंकि उनका काम हो गया, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहते, खासतौर से पावरफुल आदमी को कोई नाराज नहीं करता। तो वो वहाँ से संविधान को लागू कराकर और वहाँ से निकल लिए। तो हमें कुछ राइट्स मिल गए, वहाँ पर राइट्स मिल गए, पर वो जो राइट्स हमें मिले, वो जो असमानता वाले लोग थे उन्होंने कोई खुशी से राइट नहीं दिए हमको, क्योंकि असमानता वाले लोग समानता के राइट कभी दे ही नहीं सकते। असमानता वाले लोग जो ऊंच नीच का करके फायदा उठाते हैं, वो समानता के राइट देके तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए मजबूरी में उन्होंने मान्यता तो दी कि हाँ ये नियम बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए, हम इनको मानते हैं, पर लागू नहीं होने दिए, उसी दिन से लागू नहीं होने दिए। अगर वो लागू हो जाते तो आज आप यहाँ 228 लोग खड़े होकर ये ना कहते कि संविधान खतरे में है या नहीं है, या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर लागू होने का पता कैसे चलता? क्योंकि वो जो सिस्टम आए, जो बाबा साहब लेके आना चाहते थे, सेकंड जो डबल इलेक्टोरेट डिबेट का था, वो तो कैंसिल हो गया। तो वहाँ तक हमारी वॉइस नहीं पहुँचती और हमारे लोग वहाँ बेकार हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर को ये पता था, पता तो सभी को है कि हमारी जो मेहनत थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए, वो उसी समय बेकार हो चुकी थी। थोड़ा बहुत हमें मिला जिससे हम पढ़ लिख गए, या कहीं एक आध नौकरी मिला गई, थोड़े से लोगों के लिए, बाकी किसी के पास कुछ है भी नहीं। तो संविधान को वहां जो माना गया वो असमानता से समानता पे माना गया। यानी बाबा साहब ने मजबूर किया कि तुमको, जो असमानता वाले लोग हैं, तुमको समानता का संविधान भारत में मानना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने भी कहा भाई मानो, क्योंकि उनको फायदा था। एक बात स्पष्ट रूप से सबको ध्यान रखना चाहिए कि चोर भी जो होते हैं वो बाहर चोरी करते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि उनके चोरों में ईमानदारी से बंटवारा हो। यानी कि ईमानदारी सभी चाहते हैं, समानता सभी चाहते हैं, पर अपने लिए, औरों के लिए नहीं। वो अपने परिवार में समानता चाहते हैं, पर औरों के परिवार में नहीं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वो लोग बाहर के हैं, यहाँ से उनका कोई लगाव नहीं है, और हम लोग यहाँ के हैं, हमारा भी उनसे कोई लगाव नहीं है। ये आज तक बिल्कुल सिद्ध है, और ये बात सवर्ण बवर्ण के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने अच्छी तरह से बताई है। तो संविधान मान्यताओं का बंडल है, और मान्यताएं लागू हो तब उसका फायदा है। खाली वो मान्यताओं का बंडल रहे तो खुश तो हो सकते हैं हम लोग कि संविधान में समानता है, पर अगर जमीन पर समानता नहीं आती है तो खुशी का कोई फायदा भी नहीं है। तो थोड़े समय के लिए कुछ छोटा मोटा सा लागू हुआ, पर अंदर खाने वो लागू नहीं हुआ। जो सामंती वाली लोगों का जो सल्तनत उस समय मिलाई गई थी, वो असमानता पर आधारित सल्तनत थी, वही राजा लोग चुन के आए, वही राजा लोग आज तक भी चुन के आते हैं, वही सरकारें चलाते हैं। इसलिए असमानता का जो लेवल है वो धीरे धीरे उन्होंने संविधान के अंदर भी लिखित रूप में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। खत्म करें इसको, ये समानता पर आधारित है, बीज ही खत्म करते हैं इसको। ये बीज है, कभी भी पेड़ बन सकता है, क्योंकि लोग अगर इकट्ठे हो गए तो कह देंगे भी संविधान में मान्यता है, चलेगी। इसलिए उस मान्यता के बंडल को कमजोर किया जा रहा है, और ये कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है इसमें, और इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। असमानता वाले लोग हमेशा समानता वाली किताब को खत्म करते ही हैं, और समानता वाले लोग इकट्ठे होकर फिर दोबारा से उसको स्थापित करते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बुद्ध के ज़माने से पहले से हो रहा है। बुद्ध ने भी यही काम किया, संतों ने भी यही काम किया। संतों के जितने भी संविधान हैं वो मौखिक हैं। बुद्ध के जो संविधान थे वो मौखिक थे, पर बाद में वो लिखित में आ गए। और जो यहाँ जितने भी महापुरुष हैं वो संविधान की बात करते हैं, उनका संविधान मौखिक होता है। हर संत वही संविधान बताता है समानता पे आधारित, और हर असंत असंविधान बताता है असमानता पे आधारित। ये टकराव है, ये चलेगा, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, पर इसे समझने की जरूरत है कि हमें दिक्कत कहाँ से हो रही है। हमें दिक्कत यहाँ से हो रही है कि संविधान हमेशा सम लोग ही बनाएंगे। ये ध्यान रखें, संविधान हमेशा सम लोग ही बनाएंगे, और विषम विधान यानी वम विधान यानी उल्टा विधान हमेशा वम लोग बनाएंगे। इसको क्लियर समझ लें आप। अगर इसको समझ लेते हैं फिर जीत जाएंगे, क्योंकि सम जो शब्द आता है संविधान में उसको सम लोग ही बनाते हैं, और सम लोगों को समण कहते हैं। और जो विषम विधान है उसको, वम विधान को वमन लोग ही बनाते हैं, और वो उसको हमेशा बनाते रहेंगे। ये काम चलता रहेगा। इसलिए दुनिया में जितने भी संविधान हैं उसको सम लोग बनाते हैं,
और जो उसमें अमेंडमेंट करके उसको खत्म करते हैं वो वम लोग करते हैं, विषम लोग करते हैं, जो सम के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो संविधान शुरू से लेकर आखिर तक समनों ने बनाया है, समण लोगों ने, और समण लोग ही आगे बनाएंगे। तो रक्षा करने का काम किसका है? समणों का। तो वमन अगर उसको खराब करते हैं तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, ये उसका काम है। जैसे सांप को आप कितने दूध पिलाओ या पालो या रखो, पर उसका जो स्वभाव जो होता है वो डसने का होता है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आप अगर सांप को गोद में रख के खेलोगे तो वो आपको कोई चुम्बन नहीं देगा प्यार भरा, वो आपको जब भी चुम्बन देगा जहर भरा ही देगा आपको, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका गुण है। वैसे ही सम लोगों का गुण है संविधान बनाना, और वम लोगों का गुण है वम विधान यानी विषम विधान। पर वो कभी भी उसको विषम विधान या असंविधान या उसको वम विधान नहीं कहते, क्योंकि पकड़े जाएंगे, इसलिए वो नाम कहते हैं, कोई और नाम लेते हैं उसका, पर संविधान भी नहीं कहते वो उसको। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ समण संघ पे काम करते हैं। हमारे बहुत सारे नए साथी यहाँ आए हुए हैं जो बार बार पूछते हैं कि भाई समण शब्द क्या है। भारत में दो तरह की संस्कृति, कल्चर है। इसको एक एक बच्चा बच्चा जानता है, और कोई अगर नहीं भी जानता है तो अपने आस पड़ोस में देख ले, कुछ लोग उसको ऐसे मिलेंगे जो उसके क्रियाकलाप से उल्टे हैं, जो उसको घर में नहीं घुसने देंगे, जो उसको जो उसका स्थल होगा, धर्म स्थल है, उसमें नहीं घुसने देंगे, जो उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, जो उसके यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं, जो उसके यहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे, जिनके रंग अलग होंगे, जिनकी नाक नक्श अलग होगी, जिनकी भाषा अलग होगी, जिनके तौर तरीके अलग होंगे, जिनके कद काठी अलग होंगे, जिनका बिल्कुल, और जिनके बहुत पुराने, अगर आप पीछे चले जाओगे सैकड़ों साल पहले, तो कभी उनके संबंध आम लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हुए, उनके घर मकान भी अलग तरह के होते हैं, अलग होते हैं। ये जो लोग हैं अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग संस्कृति के लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर जब इसको अध्ययन करते हैं तो बताते हैं कि भारत में दो संस्कृतियों के लोग रहते हैं, एक वमन संस्कृति के और एक समण संस्कृति के। उन्होंने वमन समण शब्द यूज नहीं किया क्योंकि पाली आप समझ नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने हिंदी और संस्कृत इस्तेमाल की, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति इस्तेमाल की। यानी तो ब्राह्मण जो संस्कृति के लोग हैं उनको हम बड़े आराम से सब ब्राह्मण बोलते हैं, खूब उनका जिक्र करते हैं। पर ब्राह्मण हो या हम खुद हो, अपने श्रमण लोगों की संस्कृति में कभी अपने लोगों को श्रमण कहकर नहीं बोलते, हम उनके काम के नाम से बोलते हैं। कोई अगर तेल निकालता है तो तेली बोलते हैं, कोई अगर पेड़ लगाता है तो उसको किसान बोलते हैं, कोई अगर छतरी के नीचे रहता है तो उसे छतरी बोल देते हैं, कोई अगर लेखक है तो उसको लेखपाल बोल देते हैं, लेखक बोल देते हैं, कोई अगर बुनकर है तो बुनकर बोल देते हैं। हम उनके काम के नाम से बोलते हैं। हम यहाँ गलती करते हैं कि हमको काम के नाम से नहीं बोलना चाहिए, काम के नाम, काम बदलते रहते हैं, तो हमको अपने लोगों को श्रमण ही कहना चाहिए, क्योंकि वो श्रमण संस्कृति के लोग हैं। जैसे ब्राह्मण संस्कृति के लोगों को ब्राह्मण कहते हैं, और इसको हमें पाली में बोलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पाली के अंदर, पुरानी भाषा के अंदर, ना तो श्रय है, ना शय है, ना आधा रय है, और ना ही किसी भी हालत में कोई ब्राह्मण शब्द है, और ना ही श्रम वाला श्रमण शब्द है। तो पाली के अंदर इसको समण बोलते हैं, और जो वम लोग हैं उनको वमण बोलते हैं, विपरीत लोगों को। तो उससे क्लियर हो जाता है। तो ये जो संघ है ये समण लोगों का है, इसमें वमण लोगों का कोई काम नहीं है। तो समण लोगों का ही संविधान होता है, वमण लोगों का संविधान है ही नहीं, उनका कोई संविधान नहीं है। वो सिर्फ समण लोगों के जो संविधान होता है उसके अगेंस्ट में अपनी बात करते हैं, उसकी उलट बात करते हैं, वही उनका विसंविधान हो जाता है। आप शुरू से लेकर आखिर तक चीज़ों को समझ लीजिए। जिसको आप बोलते हैं कि कोई मनुस्मृति नाम की किताब है, वैसे तो बताते हैं कि वो काल्पनिक है, कि कुछ लिखी होगी कुल लोगों ने, क्योंकि आगे पीछे कुछ मिलता नहीं। तो मनु जो स्मृति है वो जो संविधान है उसके जस्ट विपरीत है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधानों के अगेंस्ट में होती है, पर उनके नाम असंविधान या विसंविधान या वम विधान नहीं होते। क्योंकि जो चोर है अगर वो चोरी भी करता है तो कभी लिखेगा नहीं कि ये पुस्तक चोरी की है, वो ये लिखेगा कि मैंने इसका प्रेरणा कहीं से ली, और प्रेरणादायक का कहीं नाम पता लिख देगा। क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी कितना ही बुरा हो, पर अपने आप को चोर कहलवाना या बेकार कहलवाना या खराब कहलवाना या व्यभिचारी कहलवाना पसंद नहीं करता।
बेशक डकैत डकैती डालते हैं, पर वो आपस में डकैत डकैत नहीं कहते, उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो भी अच्छी चीज़ चाहते हैं। इसलिए संविधान सबको चाहिए, पर संविधान को मानने वाले कुछ लोग हैं और संविधान को खत्म करने वाले, ना मानने वाले कुछ लोग हैं। पर रहेगा संविधान ही, यानी संविधान रहेगा, पर उसकी मान्यता कितनी है, इससे पता चलता है कि संविधान कितने परसेंट यहाँ जीवित है और कितने परसेंट वम विधान यहाँ पर लागू हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि संविधान 100% लागू हो और 100% इसकी मान्यता बरकरार रहे, तो संविधान की एक शर्त होती है। संविधान कहता है कि अगर आपने मेरे से कुछ कराना है, मेरे से कोई अधिकार लेना है, मेरे से कोई बात हामी करवानी है, तो आपको 51% फिजिकल लोग चाहिए, वर्चुअल नहीं चाहिए। 51% फिजिकल लोग चाहिए, प्रतिनिधि नहीं चाहिए, लोकसभा में मेंबर नहीं चाहिए, राज्यसभा में मेंबर नहीं चाहिए। संविधान कहता है वी द पीपल। संविधान ये कभी नहीं कहता वी द एमएलए या वी द एमपी, ऐसा नहीं कहता कभी भी। संविधान कहता है हम भारत के लोग। तो संविधान की कंडीशन है, बड़ी अच्छी कंडीशन है, बहुत बढ़िया, इतनी आसान कंडीशन है कि आपको 100 में 51 इकट्ठे होना है बस। और आप 100 में अगर 51 इकट्ठे होते हैं तो संविधान को खबर मिल जाती है अपने आप। उसके बहुत सारे कान हैं, उसके बहुत सारे आँख हैं कि यहाँ 51% लोग हैं और उनको ये चाहिए। तो उस जो प्रतिनिधि आपने भेजा है वो आपके घर ही आ जाएगा पूछने के लिए कि बताओ क्या कराना संविधान में, और आपका संविधान जैसे चाहोगे वैसे करा लोगे। अब समस्या ये आती है कि 51% लोग इकट्ठे कैसे हों। यहाँ तो 29 लाख संगठन है, 29 लाख संगठनों में हजारों राजनीतिक संगठन हैं श्रमणों के, हजारों उसमें सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं, हजारों लड़कों के दलबल हैं, हजारों उसमें जो धम्म है, जो धर्म है, जो मत हैं, मतांतर हैं, बाबा हैं, साधु हैं, उनके संगठन हैं, हजारों यहाँ जितने भी ये जो संगठन चलते हैं प्रोफेशनल्स लोगों के, वो हैं यहाँ। तो यहाँ जितने भी संगठन हैं उनकी संख्या 29 लाख है, और 29 के 29 लाख एक साथ बैठने को या एक तरह के काम को एक साथ करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को लगता है वो क्रांति करेगा, पर कैसे करेगा। संविधान तो कहता है कि 51% लोग चाहिए, और ये टूटे हुए जो लोग हैं ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये और मजाक हो रहा है। यानी हर संगठन वाला कह रहा है कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, पर खुद नहीं इकट्ठा होता। ये हमारी समस्या है। अभी 4 महीने पहले तक ना सारे के सारे चिल्लाते थे 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, इकट्ठे नहीं हुए। बहुत सारे लोग हमारे जंतर मंतर पे खूब धरना प्रदर्शन देते थे, और जैसे 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 इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुए वो सब अपने धरने प्रदर्शन भूल गए, क्या बोलते थे सब भूल गए। अब ना संविधान खतरे में, ना कुछ खतरे में, अब तो सिर्फ एक टिकट खतरे में है। उनको कहीं ना कहीं से एक टिकट मिल जाए, और टिकट के लिए उन्होंने खूब हाथ जोड़े। जिनके मौके लग गए मिल गए, जिनके मौके नहीं लगे नहीं मिले, पर टिकट के चक्कर में लगे। अब टिकट नहीं हो जाएगा जो भी कुछ में, वो फिर आ जाएंगे। अब 2025 खतरे में, अब 2026 है, अब 2027 है, चलता रहेगा। पर हमारी समस्या का समाधान उनसे नहीं होता, हमारी समस्या का समाधान हमसे ही है। जैसे 2 अप्रैल 18 को ना तो कोई संगठन आया सामाजिक, ना कोई राजनीतिक संगठन आया। जो ब्यूरोक्रेट हमारे लोग थे उन्होंने भी इसको पास कर दिया, और हमारा ही एक संवैधानिक अधिकार जिसकी मान्यता बहुत पहले हमें मिली थी, वो मान्यता रद्द कर दी और हमको कह दिया कि आज के बाद ये आपका अधिकार खत्म, एट्रोसिटीज एक्ट खत्म हो गया। तो हम क्या करते, देखते रहे। पर हमें वो पुरानी समझ याद आ गई जब हमको संग संग में साथ साथ रहने में, और जो संघन शरणं गच्छामि है उसमें कहने का जो आदेश हमें मिला था कि संघ की शरण में जाना है, तो हम बिना किसी के निर्देश से, बिना किसी के नेता के, हम सारे लोग भारत के अलग अलग जो जहाँ था वो वहाँ सड़क पर निकल खड़ा हो गया। संविधान को पता चल गया कि इनकी संख्या 51% से ज़्यादा हो गई है, और इनका जो आदेश है वो रद्द नहीं किया जा सकता, और वो आदेश हमको वापस मिल गया। अड़चन हुई है उसमें, पर हमने किसी को अर्जी पर्ची नहीं दी, और ना हम किसी नेता के पास गए, बल्कि नेताओं ने तो वो ख़त्म ही किया था, वो वापस आ गया। ठीक वैसे ही किसानों का हुआ। किसान भी जब इकट्ठे हुए, जब तक 32 संगठनों में थे कुछ नहीं हुआ, जब 32 संगठन इकट्ठे हुए उनके अधिकार भी संविधान ने वापस कर दिए। इसका मतलब है कि अगर आप 4 घंटे के लिए इकट्ठे होते हैं तो आपका आधा अधिकार बच के आ जाता है, पर अगर आप परमानेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपका कोई अधिकार जाएगा नहीं, बल्कि जो अधिकार जा चुके हैं उनकी मान्यता भी वापस आ जाएगी। एक सिग्नेचर से मान्यता मिल जाती है और एक सिग्नेचर से मान्यता चली जाती है।
पर वो सिग्नेचर कराने के लिए आपको परमानेंट इकट्ठा होना पड़ेगा। ये है समर संघ। समर संघ ये कहता है कि लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनको राजनीति में जाने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक उनके घर खुद आएगा।